तो भाई एजबस्टन में शिकस्त का असर यह हुआ कि बेसबॉल सब थल्ले लग गई, सब आ गए वही पुरानी क्रिकेट पे। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग कमाल ही हो गया। जब से ब्रैंडन मैकलम ने चार्ज संभाला है, इस तरह की बैटिंग हमने इंग्लैंड टीम से नहीं देखी। कोई सोच सकता है कि 83 ओवर्स पूरे दिन में खेलने और 251 रन, ये तो बहुत ही कम स्कोर है। ये वो इंग्लैंड साइड है जो कि 400-400 तो मजे से बना देती है, इतने कम रन कैसे? जब हार का डर, जब इस बात का खौफ कि सीरीज 1-1 बराबर है, यहां कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हाथ से ही ना निकल जाए पूरी सीरीज, ये सोच के जब खेलने आए, और फिर इंडियन प्लेयर्स ने भी उन पे तानों के खूब तीर चलाए। एक जगह तो मुझे गिल की आवाज आई, नो मोर एंटरटेनिंग क्रिकेट लैड्स। फिर एक जगह मैंने सुना बैक टू बोरिंग क्रिकेट। तो ये तो कह कर ले रहे। इतनी ज्यादा प्रेशर में इंग्लैंड को उन्हीं के घर में मैंने तो आज तक नहीं देखा था। तो ये देख के बड़ा मजा आ रहा है, और ये क्रेडिट इंडियन टीम को जाता है कि उनको उनके फॉर्मूला से भी दूर कर दिया है और उनको उन्हीं के घर में इतना अंडर प्रेशर ले आए हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जो पिच दिखाई जा रही थी ये वो नहीं लग रही। मैंने आपको याद है कहा भी था एक हरी भरी पिच इंतजार कर रही है, तो कहां गई वो सारी घास वास, सब कुछ क्या हुआ? ये ओवरनाइट कैसे सब कुछ बदल गया? ये ऐसे बदल गया कि गस एटकिंसन मैच के लिए अपनी फिटनेस प्रूफ नहीं कर पाए, तो बैक टू स्क्वायर वन। अब आप ऐसी तेज विकेट कैसे बना सकते हैं? क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, इंग्लैंड टीम अपना पहला मैच टेस्ट मैच जीती जरूर थी, लेकिन उनकी बॉलिंग बिल्कुल ही टूथलेस है, उसमें कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है। विदाउट मार्क वुड, विदाउट गस एटकिंसन, उनके पास कुछ भी नहीं है। जोफ्रा आर्चर को डाल तो दिया है और वो फ्रूटफुल साबित भी हो सकता है, लेकिन 4 साल का गैप बड़ा लंबा गैप होता है। उसके बाद वो आए हैं, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्मेंस होती है उनकी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन जिस तरह की पिच अब बन गई है, जिसमें आगे बहुत वेर एंड टेयर होगी, आखिरी बैटिंग करना यहां पे, चौथी बारी यहां बहुत मुश्किल होगी, तो शोएब बशीर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। आज भी आप देखें तो दोनों स्पिनर्स ने हिलने नहीं दिया है। वो तो खैर जैक क्रॉली पता नहीं कर क्या रहे थे। दोनों की बैटिंग देख के मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लंच तक रन ही नहीं बन रहे थे भाई, ये क्या हो रहा था? और आड़े टेढ़े शॉट्स जैक क्रॉली को, मुझे इसकी समझ नहीं आती। ये टाइम दे देता है पूरा पिच पे, उसके बाद आउट हो जाता है। खैर, बॉल बड़ा अच्छा पड़ा। कमाल ये है कि वो जिन बॉलर्स को संभल के खेल रहे थे वो तो कर नहीं पाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर में दोनों को आउट कर दिया, 44 फॉर 2 कर दिए। लेकिन उसके बाद मैं कहता हूं ये मैच सेविंग पार्टनरशिप लगी है जो रूट और ऑली पोप के दरमियान, 109 रन की। और उसके बाद आप चाहे इंग्लैंड को कुछ भी बोलो, ठीक है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है ना, जब आपके हालात, आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप उसके हिसाब से मनूवर करो, चेंजेस डिफरेंट करो, अपने अपने आप को तब्दील करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो अब पोजीशन है ना इंग्लैंड की, वो बहुत अच्छी है। दिखने में 251 फॉर 4 इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, लेकिन ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो चौथी बारी यहां होगी ना, वो बहुत मुश्किल होगी। और अभी जो रूट 99 पर खेल रहे हैं, और साथ उनके बेन स्ट्रोक्स हैं जो कि एक अलग ही मूड में आए हैं। जिस तरह से वो आज आके उन्होंने खेलना स्टार्ट किया ना, बहुत डिफरेंट लग रहे थे। उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, जाहिर है, पीछे रन नहीं हो रहे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिछले 17 टेस्ट मैचेस में उनका एवरेज 27 के करीब है, विच इज वेरी पुअर। तो वो भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और साथ में रूट तो अच्छा कर ही रहा है इस वक्त। फिर जेमी स्मिथ भी है, वो तेज खेलता है। तो यहां अगर कहीं 400 प्लस स्कोर बन गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हम सबको पता है कि पंत की भी फिंगर को जो इंजरी हुई है, तो उनसे भी अब सही से बैट ग्रिप नहीं किया जाएगा, उस तरह के शॉट वो खेल नहीं पाएंगे। गिल पर सबकी नजरें होंगी। इंग्लैंड ऑब्वियसली इतने दिन में गिल का होमवर्क तो कर कर आया होगा। तो यहाँ पे बैटिंग में जो इनके लिए मेरे हिसाब से किए होंगे ना, इज दी ओपनिंग पे जायसवाल और केएल राहुल पे बहुत जिम्मेदारी होगी। खैर, ये तो बात की बात है। अभी इंग्लैंड राइट नाउ एज वी स्पीक, जो दिन का इख्तिताम हुआ है, आर 251 फॉर 4, और उनके लिए ज़रूरी ये है कि ये पार्टनरशिप लंबी चलती जाए, और इंडिया के लिए ज़रूरी ये है कि कल का पहला सेशन जो है उसमें वो जल्द अज जल्द इनको आउट करने पे जाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां जरा सी बड़ी बारी इंडिया को मैच से बाहर कर देगी। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इस मैच के हवाले से। और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी सी बात मैं एशिया कप के हवाले से करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे बड़ी
कुछ चीज़ों पे ना मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ और न्यूज़ को फॉलो करता हूँ। तो क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो जंगी हालात हैं ये हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, ये ऐसा नहीं है। जंग के बाद अमन आता है और उसके लिए जो चीज़ों को सेटल डाउन होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है खेल। खेल किसी भी मुल्क का सफ़ीर होते हैं। आप खेलों के ताल्लुकात दोबारा से बहाल करते हैं, बाकी चीज़ें भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। अब आप देखिए एशिया कप के लिए 24 जुलाई को मीटिंग होनी है। बेसिकली एशिया कप का मेज़बान ही इंडिया है और ये जो इजलास होना है 24 जुलाई को ढाका में, इसके लिए इंडिया ने इनकार कर दिया है। बीसीसीआई ने कह दिया कि हम इसमें शरीक नहीं होंगे क्योंकि हम बांग्लादेश नहीं जाना चाहते। और ये भी आप जानते हैं कि अगस्त में बांग्लादेश की सीरीज़ भी मुलतवी हो गई है। तो भाई पाकिस्तान से ऑलरेडी हालात ख़राब हैं, अब बांग्लादेश भी नहीं जा रहे। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होना। इट लुक्स रियली वियर्ड कि आपने ताल्लुकात की बेस पे आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो। आप मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। इंडिया को चाहिए कि वो इन चीज़ों को सॉल्व करे, अपने रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए ये अच्छी चीज़ है। खैर वैसे पहले भी होता रहा है कि इस तरह की मीटिंग्स में ऑनलाइन हो जाए, लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं कि वेन्यू तब्दील किया जाए। देखते हैं अब इसमें क्या होता है। साथ साथ जब यही बात हो रही है तो हॉकी एशिया कप के लिए पिछले दिनों भारतीय वजारत खेल ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान को इसमें शिरकत से नहीं रोकेंगे। पाकिस्तानी टीम इंडिया आके एशिया कप खेलेगी और इस पर जो है वो मुझे लगा कि यहाँ कुछ बर्फ़ पिघलेगी और हालात कुछ बेहतर होंगे। तो आरएसएस के गुंडों ने धमकियाँ देना शुरू कर दी कि पाकिस्तान टीम यहाँ कैसे आके खेल सकती है। और ऊपर से वो आपके टीवी पे एक आदमी जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, अर्नब गोस्वामी, वो शुरू हो गया, वो चीखना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या। आप लोग पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ मसले नहीं हैं, मसले हमारे यहाँ भी हैं, चीज़ें हमारे यहाँ भी गलत होती हैं, बट नोबडी टॉक्स लाइक दिस कि आपने 7-8 लोगों को बिठाया हुआ है और सिर्फ आप ही बोल रहे हो और वो सारे आपकी तकरीर सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं। दैट्स नॉट जर्नलिज्म। आप ऐसे किसी से क्योंकि मैं खुद एक एंकर हूँ, आप इतना रूडली किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करते, ये जर्नलिस्टिक उसूलों के ख़िलाफ़ है। तो खैर अब अर्नब गोस्वामी को कौन समझाए, बट एनी हाउ इट्स सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटिंग जब आप इस तरह की चीज़ सुनते हैं ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे। इस रीजन के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि देखिए जंग से तो किसी को भी कुछ हासिल नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। चलें अब इस टॉपिक को यहाँ छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं माइक हैसन की तरफ, क्योंकि हैसन भाई तो अपनी बातों से मुकर गए। वो ये कह रहे हैं मैंने तो कभी भी ये ऑप्शन रखा ही नहीं विकेट कीपर वाला बाबर आजम के लिए। इनफैक्ट बाबर आजम तैयारी कर रहे हैं और वो कम बैक करेंगे एज एन ओपनर इन T20 क्रिकेट, क्योंकि फ़खर जमान और साइम अयूब तो हैं ही हमारे पास, ये भी एक ऑप्शन आ जाता है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कम बैक करना अब इतना आसान नहीं है, अच्छा करेंगे तो वापस आ जाएंगे। साथ साथ उनसे शाहीन शाह अफरीदी के लिए सवाल हुआ कि उनकी वापसी कब आ रही है, क्योंकि साफ़ियों ने भी कहा कि भाई सेलेक्टर्स तो आए नहीं थे हमें बताने के लिए, तो फिर आप ही बता दें। तो उन्होंने कहा शाहीन शाह अफरीदी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन उनकी कुछ खामियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, अगर वो उनको दुरुस्त करेंगे तभी उनकी टीम में वापसी हो सकती है। तो ये उन्होंने कह दिया है। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात की कि हम नामों पे नहीं जाएंगे, हम कामों पे जाएंगे, जो कि मैं एक तवील अरसे से कह रहा हूँ। हमें ये स्टार वर्शिपिंग से बाहर निकलना चाहिए और हमें परफॉर्मेंस पे जाना चाहिए। साथ साथ उन्होंने स्ट्राइक रेट के हवाले से बड़ी डिटेल में बात की कि स्ट्राइक रेट हमारा एक बहुत बड़ा मसला रहता है, हमें उस पर काम करना है। और क्योंकि वो जो जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं ना, अब वो मॉडर्न डे में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इस तरह की T20 में क्रिकेट नहीं खेली जाती। तो जो हमारे प्लान को फॉलो करेगा वो ही टीम में रहेगा, ये कहना था माइक हैसन का। बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो चाह रहे हैं, वो इसमें कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।